रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, यहाँ आए दिन भाषण तैयार किए जाते हैं, वे यहाँ पर पेश होते हैं, उन पर धन्यवाद के प्रस्ताव पेश होते हैं और पास होते हैं, परंतु हम अपने देश की सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई ठोस काम नहीं करते। जब तक हम अपने हालात के मुताबिक काम शुरू नहीं करते, तब तक हमारी दशा में सुधार नहीं हो सकता। इस सदन में शिक्षा के बारे में कई बार कहा कि शिक्षा की पद्धति जो हमारे देश की है, वह हमें अंधेरे की ओर ले जा रही है। वह शिक्षा जिसके द्वारा इस देश ने संसार भर में गौरव प्राप्त किया था, वह शिक्षा जिसके द्वारा संसार ने हमें गुरु माना था, वह आध्यात्मिक शिक्षा जिसके द्वारा हमारा संसार लोहा मानता था, उसे हम त्याग रहे हैं और अब हम दूसरी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे अपने इतिहास को छोड़कर दूसरे मुल्कों के जापान, अमेरिका आदि के इतिहास को पढ़ने में रुचि लेते हैं। हम अपनी चीज़ों को छोड़कर पश्चिम की नकल कर रहे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, वह हमें कहाँ पर ले जाए। अगर हमें अपने जीवन को ऊंचा बनाना है, तो हमें वे उपाय करने होंगे जो पहले हमारे देश में मौजूद थे, लेकिन हम उन उपायों को भूलकर दूसरी ओर भाग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मेरे दोस्त ने बहुत ही आश्चर्य में कहा था कि एक फ्रांस के विद्वान दिल्ली में आए थे। उन्होंने किसी जनसभा में भाषण दिया और शुद्ध हिंदी में भाषण दिया। मैंने बड़े गौरव के साथ जाकर उनका धन्यवाद किया। जब मैंने धन्यवाद अंग्रेजी में किया, तो वह कहने लगे कि क्या आपको हिंदी नहीं आती है? आप हिंदी में धन्यवाद क्यों नहीं करते? मेरे मित्र शर्म के मारे मुंह उठा न सके। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बाहर के विद्वान हिंदी में यहाँ आकर भाषण देते हैं और यहाँ के लोग अभी भी अंग्रेजी में बोलने पर गौरव करते हैं। यह किसी भी भारतवासी को शोभा नहीं देता। हर देश का जैसे अपना नाम आवश्यक है, वैसे ही अपनी भाषा। वह देश अपने में अधूरा है जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं। अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि हमें उन्नति करनी है, तो अपने पुराने गौरव को और अपनी भाषा को पुनः लौटाना ही होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की चीज़ों की है। इस संबंध में एक माननीय सदस्य का जो भाषण सदन में हुआ, उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं इस बात को मानता हूँ और सारे देश के लोग भी मानते हैं। मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष के लोग भी मानते हैं। आज देश में गल्ले की कमी है, परंतु प्रश्न यह है कि इस गल्ले की कमी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। अपने ही देश में उत्पादन बढ़ा करके या दूसरे देशों में जिस तरह से हम गल्ला मंगवा रहे हैं, उसी तरह से मंगवा कर
क्या कमी पूरी करें। महोदय, अपने नगर एवं आसपास के अनेक विद्यालयों, जिनमें अधिकांश प्राथमिक पाठशालाएं थीं, में कुछ माह पूर्व आमंत्रित किया गया। वहां मैंने बालकों की चहुमुखी शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए। ऐसा कहते हुए मैंने 4 प्रकार की शिक्षा पर बल दिया। इस 4 प्रकार की शिक्षा से ही, क्योंकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है, अतः यह आवश्यक है कि इस चहुमुखी शिक्षा प्रक्रिया से बालक गुजरें। इसी से वह श्रेष्ठ मानव बन सकेगा। यह 4 प्रकार की शिक्षा है: सामान्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा। इनमें से अंतिम अर्थात तकनीकी शिक्षा के संबंध में मुझसे कई एक ने प्रश्न किए हैं। विशेष करके मैंने जो यह कहा था कि बालकों को उनमें उपस्थित गुणों के अनुरूप ही तकनीकी शिक्षा दी जाए, तो वे आत्मनिर्भर होकर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। के संबंध में स्थिति को और स्पष्ट करने को लेकर प्रश्न थे। अब अपने देश से हजारों मील दूर आपके इस विद्यालय में मैं इन प्रश्नों के दिए गए उत्तर का सारांश रखता हूँ। बात कोई असामान्य नहीं है, केवल भारत के ही परिप्रेक्ष्य में भी नहीं है। शिक्षा का इसके सबके संदर्भ में ध्येय क्या है? यह क्या ध्येय पूर्ति करने में समर्थ है या नहीं? बात इससे जुड़ी है। अतः आपके समक्ष प्रश्नों के उत्तर का सारांश रखते हुए मैं अपने को गौरवान्वित मानता हूँ। हम यह कहा करते थे कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है तथा माँ गुरु, लेकिन आज परिस्थितियाँ कुछ भिन्न दिखाई देती हैं। निरंतर विकास की दौड़ अथवा प्रक्रिया में माँ सहित परिवार के दूसरे सदस्यों के पास अब समयाभाव है, अतः अब प्रथम गुरु माँ और पहली पाठशाला परिवार वाली बातें सनह सनह परिवर्तित हो रही हैं। ऐसे में पाठशालाओं का उत्तरदायित्व अधिकाधिक हो गया है। शिक्षा के ध्येय के अनुसार बालक को कैसे भावी जीवन को विकसित करने में इनकी भूमिका ही प्रमुख हो गई है। शिक्षा के ध्येय के अनुसार बालक को कैसी भावी मानव बनाना है, यह कार्य इन्हीं का हो गया है। प्रायः पाठशालाएं 2 प्रकार की शिक्षा प्रमुख रूप में दे रही हैं। इनमें प्रथम है सामान्य तथा द्वितीय शारीरिक शिक्षा। सामान्य से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो आप पाठ्यक्रम निर्धारित करके देते हैं। इसका अंत एक उपाधि प्राप्त करने में होता है। शारीरिक शिक्षा में खेल कूद, व्यायाम आदि सम्मिलित हैं। यह शारीरिक तथा इसी के साथ मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। इससे शरीर सुंदर तथा स्वस्थ बनता है, मानसिक विकास होता है। इसीलिए पाठशालाएं सामान्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए कार्य करती हैं। तीसरे प्रकार की शिक्षा नैतिक है। बालक को मानव अथवा मनुष्य बनाने वाली यही शिक्षा है। यदि प्रारंभ से ही इसका अभाव हो जाए तो आप जानते हैं कि क्या परिणाम निकलेगा। बालक सामान्य शिक्षा प्राप्त कर लेगा, उपाधि अर्जित कर लेगा, शारीरिक रूप में वह विकसित
हो जाएगा वह सुंदर, स्वस्थ, बलवान तथा विकसित मस्तिष्क वाला होगा।